ओशो एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की, बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसके बारे में उन्होंने बात ना की हो, बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। अलग अलग रिलीजन्स के ऊपर उन्होंने अलग अलग टिप्पणियाँ दी है, अच्छा भी बोला है, अगेंस्ट भी बोला है, और लोगों की जो धारणा थी फिक्स उससे हटा के उन्हें जीने का माध्यम, ध्यान क्या होता है, असली उनका अस्तित्व क्या है, वही एक असली में खुद के परमात्मा है। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने एनलाइटन किया है, लोगों को जगाया है लोगों को। बट अक्सर लोग ओशो पे ये आरोप लगते हैं या फिर कहे ये टिप्पणी देते हैं लोग कि ओशो की बातें तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओशो अपनी ही बात को खुद अगेंस्ट बोल देते हैं। काफ़ी लोग ये बात बोलते हैं कि ओशो जो है खुद की बात के खुद ही अगेंस्ट बोल जाएंगे, एक बात वो कुछ और बोलेंगे और फिर दूसरे जो उनका पॉडकास्ट आएगा या फिर डिस्कोर्स आएगा या फिर दूसरी जो बात करेंगे उसमें उसी बात के वो अगेंस्ट बोल जाएंगे। उन पर काफ़ी इनाम लगते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओशो अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करते थे। सो बेसिकली इसके दो कारण होते थे। एक तो सबसे मेन कारण है वो है कॉन्टेक्स्ट, बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरी बात है वो है ब्लाइंडली उस चीज़ की कोई फिलॉसफी ना बन जाए, ब्लाइंडली उस चीज़ की कोई एक फिक्स धारणा ना बन जाए। दोनों पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का पकड़ते हैं। देखो, एक बात का है ना, कॉन्टेक्स्ट बहुत जानना ज़रूरी होता है कि वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, उस बात का तात्पर्य क्या है। अगर तुमने हाथी वाली कहानी सुनी होगी कि एक 4 अंधे आदमियों ने एक हाथी को पकड़ा था, और ये जैन फिलॉसफी की बहुत बेहतरीन कहानी है कि एक इंसान ने पैर पकड़ा हाथी का और वो अंधा था, तो उसने कहा कि हाथी तो एक लकड़ी है। एक इंसान ने पेट पकड़ा तो उसने कहा हाथी तो एक सॉफ्ट सा बेड है। एक इंसान ने सूंड पकड़ी तो उसने कहा हाथी तो एक मोटी सी रस्सी है। एक ने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी तो पतली सी रस्सी है। अब जब तुम देखोगे तो चारों अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि चारों ने को दिखता नहीं है, चारों को जो एक्सपीरियंस मिले उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दे दिए। बट चारों गलत भी है, क्योंकि चारों को पूरे हाथी के बारे में नहीं पता है और चारों को ये नहीं पता है कि दूसरे अंधे आदमी ने क्या पकड़ा है और उसके हिसाब से वो भी ठीक है। तो उनको ना तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस के बारे में पता है और ना जो पूरा हाथी है उसके बारे में पता है। तो कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है सही गलत। मुझे आज भी याद है कि ओशो ने एक बात कही थी कि जो इंसान भगवान को मूर्तियों में देखते हैं तो वो एक तरीके से ठीक है, क्योंकि वो अपने जो ईश्वर है उसको एक चीज़ में देख रहे हैं। तो वो तुम नहीं कह सकते हो गलत, क्योंकि तुम हो सकता है कि अपना ईश्वर किसी और चीज़ में देख रहे हो, तुम्हारा ईश्वर तुमने किसी और तरीके से बनाया हुआ हो, बट उन्होंने अपना ईश्वर कहीं और देखा हुआ हो। बट वहीं दूसरी बात में ओशो कहते हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को एक मूर्ति में, एक आइडल में, एक चिन्ह में या फिर एक सिंबल में कैद कर लिया है, वो एकदम गलत है। क्योंकि ईश्वर सिर्फ मंदिर, मस्जिद या फिर सिर्फ किसी मूर्ति में नहीं है, ईश्वर बहुत बड़ा है। अब कोई नया इंसान जिसको नहीं पता होगा, कुछ जो दिमाग नहीं चलाता होगा, उसको तो पहली बार ये दोनों चीज़ें सुनेगा तो कहेगा कि यार ओशो तो यहाँ पे कह रहे मूर्ति पूजा सही है, वहाँ पे कह रहे मूर्ति पूजा गलत है, हम क्या करें, ओशो तो दोगला है। ओशो दोगले नहीं है, तुम बात को कहने की गहराई नहीं समझते। हर एक बात को कहने का कॉन्टेक्स्ट होता है। जो सबसे पहले इंसान फिलॉसफी में आता है, वैसे तो ओशो को फिलोसफर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओशो की कोई पर्टिकुलर फिलॉसफी नहीं थी। ओशो फिलॉसफी से भी एक ऊपर पायदान पे जाते हैं। बट फिर भी अगर तुम फिलॉसफी भी पढ़ते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक माइंड में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस तात्पर्य में बात हो रही है। पहली बार जो बात ओशो ने कही थी कि मूर्ति में भी ईश्वर हो सकता है, मतलब तुम्हारी मर्जी है कि तुम तुम्हारे ईश्वर किस में देखते हो। ये जो पीछे गेट है इसमें भी तुम ईश्वर देख सकते हो, पीछे टंकी इसमें भी ईश्वर देख सकते हो, एक मूर्ति में भी ईश्वर देख सकते हो, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हर एक चीज़ में है। तुम में भी ईश्वर है, तुम खुद एक ईश्वर हो, तुम्हारी एनर्जी जो बह रही है वो भी एक ईश्वर है। दूसरी जगह जो बात कर रहे थे ओशो, वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर मानते हैं कि बस ईश्वर तो यही है और बाकी कहीं नहीं है, जो ये मानते हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। तो जब तुम कॉन्टेक्स्ट देखते हो बात का, तात्पर्य देखते हो बात का, तब तुम्हें समझ में आता है कि बात क्या है। तो तब भी ओशो ने ये चीज़, तुम्हें लगती है कि ओशो की बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि तुम कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हो। अगर तुमने उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि ये बात किस तात्पर्य में हो रही है, अगर ये बात मुझे अलग फील हो रही है तो मुझे देखना चाहिए कि इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अलग है। और दूसरी बात, अगर मुझको इससे बहुत अपोजिट फील हो रही है तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोनों की बातों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, दोनों की बातों का कहने का वे अलग था। दोनों की बातें जब कही गई थी तो उसके पीछे की जो सिचुएशन थी वो अलग थी, और दोनों की बातों का कहने का तात्पर्य पूरा अलग था। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ओशो की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर भी ओशो की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी मालूम होती है, क्योंकि
तुम्हें थोड़ी सी डीप नॉलेज, थोड़ी सी डीप थिंकिंग वहाँ पे चाहिए होती है। और डीप थिंकिंग ऐसे नहीं कि तुम्हें बहुत लॉजिक लगाना है, तुम्हें बहुत दिमाग लगाना है। जो बहुत एनलाइटेंड बीइंग जिनको कहा जाता है, जिनको बहुत स्पिरिचुअल बीइंग कहा जाता है, वो बात को ऐसे नहीं कहते हैं कि भाई एक ही बात एक ही वे में हो गई। नहीं, वो हर तरीके से अपनी एक बात को समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो बात कही गई है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो दिमाग ज़्यादा ना लगाते हुए ये देखो कि वो बात किस वे में कही गई है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस बात का। सेकंड बात, उस चीज़ की ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फिलॉसफी एक पर्टिकुलरली फिक्स फिलॉसफी ना बन जाए, फिक्स चीज़ ना हो जाए उस चीज़ से। ऐसा क्यों? क्योंकि ओशो का कहीं ना कहीं ये मानना था कि अगर एक चीज़ की कोई फिक्स धारणा मतलब बैठ गई तो लोग उससे सीखेंगे तो दूर, बल्कि उस चीज़ से वो भटक जाएंगे। पहले तो मैं वीडियो देखो ओशो का, फिर बात करते हैं। I'm always contradicting myself knowingly so that nobody can make a consistent philosophy out of me. Those contradictions, if you pass through all of them, first will create confusion in you. Second, they will create a tremendous silence in you. If you persist, if you don't escape from the confusion, they will create a silence in you. And that silence will be a revelation. So I am not giving a philosophy to people, I am giving a device for them to discover the ultimate silence of existence, which is meaningless as the rose flower is. तो ओशो ने इस वीडियो में भी यही कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बातें उससे कोई एक फिक्स धारणा बन जाए, क्योंकि जब भी एक फिक्स धारणा बनती है ना, तो उसमें क्या होता है हमें सबको पता है, उससे एक रिलीजन पैदा हो जाता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो, बहुत सारे रिलीजन्स 5000 के करीब हो गए हैं। एक जब फिक्स चीज़ हो गई कि जैसे कि मान लो एक फिक्स चीज़ मैंने बोल दी कि चीज़ें ऐसे ऐसे तुम्हें लाइफ में करनी है, ये तुम्हें फॉलो करना है, ऐसे ऐसे फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, तो तुम क्या करोगे, बाकियों से अलग हटने के चक्कर में अपना एक रिलीजन बना लोगे। तो वो ना हो और तुम एक फिक्स धारणा में ना बंधो और तुम बंधन में ना बंधो, तुम बस जियो, खुल के जियो, स्वतंत्रता से जियो, फ्रीडम से जियो, तुम्हारा स्वभाव ध्यान हो, तुम्हें जो भी चीज़ करनी है वो बस ध्यान में करनी है। ओशो का मोटो होता था कि तुम ध्यान में जियो, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो वो ध्यान से करो, पूरे मतलब जो भी चीज़ कर रहे हो उसी में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में। यही था, कोई ऐसे नहीं होना चाहिए बंधन की तुम अगर मुझे फॉलो कर रहे हो या फिर तुम मेरी बात सुन रहे हो, वैसे फॉलो तो किसी को करना ही नहीं होता है आँख पे पट्टी बांध के, बट फिर भी ओशो की बात तुम्हें तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है उससे मैच हो रही है, तो एटलीस्ट तुम उस बात को ऐसे मत मानो कि मुझे यही करना है वो करना नहीं, उस बात को बस पहचानने की कोशिश करो और तुम्हारा जो अंदर का कह रहा है एक्सपीरियंस वो एकदम ध्यान से जियो, एकदम उस बात को जो भी तुम कर रहे हो लाइफ में उसको एकदम करो। तो ओशो का यही रहता था कि मैंने अगर एक फिक्स धारणा दे दी कि बात ऐसे ऐसे है और मैंने बस एक बात तुमको कह दी, तो लोग उसके बंधन में हो जाएंगे और सोचना बंद कर देंगे। तो लोग खुद से सोचना ना बंद करें, लोगों की धारणा ना बन जाए फिक्स, जैसे कि बहुत सारे धर्म रिलीजन्स देखते हो वैसे ना हो जाए। इसलिए ओशो ने कभी भी एक बात पे अड़े नहीं, ओशो ने हमेशा अलग अलग वे में अलग अलग बातें की। एक बात तुम्हें कुछ और फील होती थी और वहीं तुम जब दूसरी बातें सुनते थे तुम्हें लगता था कि यार ये तो इससे अगेंस्ट बात हो रही है। पहले वाली बात तो ओशो ने ये कही थी हाँ में, और ये वाली बात ओशो ना में कह रहे हैं, तो ओशो तो दोगले हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। नहीं, ओशो दोगले या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, तात्पर्य समझना पड़ेगा, पर तुम्हें इसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि तुम्हें किसी बंधन में नहीं पड़ना है। ओशो ने कह दिया ये है तो ये हो गई मेरे पत्थर की लकीर, बुद्ध ने कहा ये है तो ये मेरे पत्थर की लकीर हो गई। ब्लाइंड फॉलोइंग में तुम ना पड़ जाओ, तुम बंधन में ना पड़ जाओ। ब्लाइंड फॉलोइंग तो बहुत दूर की बात है कि ये होगा तो ऐसे ही होगा, बहुत ख़राब चीज़ है बंधन में बनना। तुम्हारे दिमाग तुम यूज़ करना ना छोड़ो, क्योंकि ओशो का सबसे मेन पर्पस यही रहा है कि उन्होंने कहा है कि मेरा मेन पर्पस ज़िंदगी का यही रहा था कि फॉलोइंग को मुझे डिस्ट्रॉय करना है। तुम खुद एक इंडिविजुअल बनो। मैंने पहले वाली वीडियो जो बनाई थी इससे जिस पे मैंने दिया था मतलब रिएक्शन, उसके ऊपर भी यही बात कही थी कि ओशो ने कहा था कि मैं फॉलोइंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ कि तुम किसी और को फॉलो क्यों करो, तुम्हारे पास खुद का दिमाग है। जब ओशो ओशो बन सकते हैं, जब बुद्ध बुद्ध बन सकते हैं, जब कृष्ण कृष्ण बन सकते हैं, जब अष्टवक्र अष्टवक्र बन सकते हैं, तुम भी बहुत कुछ हो। तुम में वही असीम ज्योति, वही असीम प्रकाश, वही असीम कॉन्शियसनेस है जो ओशो बुद्ध कृष्ण अष्टवक्र के पास थी। बस तुम जागे नहीं और वो जाग चुके हैं, तो जागो खुद के अंदर से। तो तुम बंधन में ना पड़ जाओ एक बात को सुन के। इसलिए ओशो ने कहा कि मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करता रहता हूँ। जब पूछा गया कि फिर पीछे क्या फंस जाएगा जब आप अपनी ही कही गई बात के कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हो,
तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि वो सबसे पहले बात वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती ही नहीं है। एक बात का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है और दूसरी बात का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। वो बात किसी और वे में, किसी और तात्पर्य में कही गई होती है और ये बात किसी और वे और किसी और तात्पर्य में होती है कही गई। बट फिर भी ओशो ने यह कहा कि हाँ, हो सकता है मेरी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है एक बात वही बात हाँ में और वही बात ना में हो, बट पीछे क्या रह जाएगा इसका जवाब देते हुए ओशो ने कहा था कि मैं यही चाहता हूँ कि पीछे कुछ भी ना रहे, मेरी बातों से सुन के लोग साइलेंस में जाए, कि एक बात जब वो सुने तो उनको लगे अच्छा ये बात ये है, बट उस बात की वो बंधन में ना पड़ जाए। इसलिए उसी के अगेंस्ट एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे वे में, दूसरे सिचुएशन को लेके मैं उसी के अगेंस्ट एक बात बोल देता हूँ, ताकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। और जिसने इस कन्फ्यूजन से भागा नहीं, जिसके दिमाग में ये रहेगी कन्फ्यूजन की, उसने तो ये भी कह दिया, उसने तो वो भी कह दिया, तो वो इंसान धीरे धीरे साइलेंस में चला जाएगा। वो फिर सवालों के जवाब अपने अंदर से ढूंढना स्टार्ट कर देगा और जो साइलेंस उसके अंदर हो जाएगी वही साइलेंस है जिससे उसको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ओशो का मकसद कभी ये था ही नहीं कि तुम्हें वो किसी सवालों का जवाब दे सके। पहले मैंने भी जब ओशो को सुनना स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो काफ़ी बातें उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी फील होती थी, बट फिर भी इवन मुझे पता था कि इस बात का कॉन्टेक्स्ट अलग है और उस बात का कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं समझ लेता हूँ, उस बात का भी कॉन्टेक्स्ट समझ लेता हूँ। मुझे किसी एक बंधन में है नहीं जाना, मुझे बस समझना है कि ये बात अगर ओशो ने कही है हाँ में, तो वो हाँ में क्यों कही है, उस बात का कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन तात्पर्य क्या था, वो बात कही है तो उस बात का कॉन्टेक्स्ट तात्पर्य और सिचुएशन क्या थी, ये मैं समझ लेता हूँ। बट धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आ गया कि ओशो ने कभी भी ये नहीं चाहा था कि तुम्हें किसी सवालों के जवाब मिल जाए। ओशो ने हमेशा यही चाहा था कि तुम एक साइलेंस में जाओ, तुम एक खुद से खुद जानो सवालों के जवाब। ओशो ने चाहा था कि मैं बस तुम्हें थोड़ा सा 1% 2% रास्ता सिखा दूं, और वो भी रास्ता वो हो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे अंदर ही है। वो साइलेंस जो कन्फ्यूजन ओशो क्रिएट करेंगे, उससे जो साइलेंस होगी, उस साइलेंस में जब तुम बैठोगे खुद से सवाल पूछोगे तो सारे सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर हो जाएंगे। तो ओशो ने तो खुद ने कह दिया था जाने से पहले कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी कोई फिलॉसफी रहे, मेरा कोई आइडियाज़ रहे, मेरी कोई एक फिक्स सोच रहे। बट ओशो का कोई पर्टिकुलर सिस्टम था ही नहीं। ओशो ने खुद ने कहा था कि मेरा कोई पर्टिकुलर सिस्टम मैं चाहता ही नहीं हूँ कि हो, क्योंकि जो मेरा पर्टिकुलर अगर सिस्टम लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो वो भी एक अंधभक्ति और एक बंधन में हो जाएंगे, वो भी एक चीज़ से बंध जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी चीज़ से बंधे। इससे अच्छा कि मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो बातें कह रहा हूँ, अलग अलग वेज में, सिचुएशन में जो बातें कह रहा हूँ, लोग उन्हें सुने, भले कन्फ्यूज हो, भले एक बात को हाँ में सुन के दूसरी बात को ना में सुन के, अलग अलग वे में जो मैं कह रहा हूँ लोग होंगे कन्फ्यूज़, पर धीरे धीरे लोग अपने आप से समझेंगे और धीरे धीरे उनके अंदर, मन के अंदर एक साइलेंस हो जाएगी, और वो सारे जो सवालों के जवाब है उसके लिए मेरे पे होंगे नहीं डिपेंड, बल्कि अपने आप से उन सारे सवालों के जवाब वो जानेंगे। सो यही दो कारण थे कि पहले कि ओशो की बात अगर तुम्हें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फील हो रही है तो उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। सेकंड नंबर इसीलिए कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई फिक्स सोच हो, फिक्स फिलॉसफी हो, वो यही चाहते थे कि उनकी अलग अलग बातें, उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सुन के एक अलग वे में कही गई, एक अलग वे में कही गई से तुम खुद से सोचना स्टार्ट करो। उनकी दो बातों को सोच के तुम खुद से अंदर झांको, जो कन्फ्यूजन होगी अपने अंदर देखो, और बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद में जो एक साइलेंस बच जाएगी तो तुम अपने आप से जानो कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है, इस बात से मैं क्या लूँ और इस बात से मैं क्या लूँ, मेरा अंदर की चेतना कॉन्शियसनेस क्या कह रही है। तो ओशो का मोटो यही था कि फिक्स सोच से उन पे ना बंधो, उन पे डिपेंड ना हो, बल्कि अपने आप पे हो जाओ डिपेंड। आई होप सब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ओशो की बातें तुम्हें क्यों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फील होती है, जबकि वो नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट का खेल है और तुम फिक्स सोच में ना बंध जाओ। बाकी ऐसे ही फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन इश्यूज़, सोशल लाइफ, सोशल इश्यूज़ और भी लाइफ के प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ से लेके बहुत सारी बातें जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उन पे वीडियोज़ में लेके आता रहता हूँ। देखते रहो, चैनल को चेक करते रहो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और खजे में रहो, सीखते रहो, और बहुत सारे जो एजेंट्स हुए हैं उनको सुनते रहो, बट मानो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की। बाय।